नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा। घड़ी में बज चुके हैं 5:30 और हम हाजिर हैं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही जो आज पूरा दिन चर्चा का विषय बनी, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। 8 अप्रैल को हरियाणा कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में होगी बैठक। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दी जानकारी। पिछली कैबिनेट में रखे गए थे 31 प्रस्ताव, लेकिन पास हुए थे केवल 18। हरियाणा में फिर बदले मौसम के तेवर, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। 17 जिलों में ऑरेंज और 5 में येलो अलर्ट जारी। फसल को सुरक्षित रखने की दी गई सलाह, किसानों के लिए चेतावनी। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट की गई दर्ज। हरियाणा में पंचायत चुनाव उम्मीदवारों के लिए नई गाइडलाइन जारी। क्राइम केस करने होंगे सार्वजनिक, जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी रिपोर्ट। नाम वापसी के अगले दिन देनी होगी जानकारी। राजनीतिक दलों को करना होगा पालन, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत को देनी होगी रिपोर्ट। फरीदाबाद में 85 करोड़ की लागत से अपग्रेड होंगे एसटीपी, सीएम नायब सिंह सैनी ने दी मंजूरी। 205 एमएलडी होगी क्षमता, हाईटेक तकनीक का होगा इस्तेमाल, प्लांट को किया जाएगा अपग्रेड। केंद्रीय मंत्री बोले जल संरक्षण जरूरी। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने की पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की बैठक। पेयजल आपूर्ति और बारिश के मौसम के मद्देनजर यह बैठक महत्वपूर्ण। आगामी बारिश को ध्यान में रखते हुए सीवरेज व जल निकासी की व्यवस्था को लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति को लेकर भी दिए गए आदेश। करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से आरोपी घायल, अस्पताल में भर्ती। पानीपत का रहने वाला है आरोपी। मुठभेड़ के बाद इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा, आरोपी से बरामद की गई पिस्तौल। नगर निगम चुनाव की हाईकोर्ट में सुनवाई 10 अप्रैल तक टली। ईवीएम के साथ वीवीपैट जोड़ने की मांग, आयोग का तर्क कभी नहीं हुआ प्रयोग, आरटीआई से हुआ था खुलासा। आयोग की मांग खारिज करने पर गए थे हाईकोर्ट। आशा वर्कर 9 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री आवास का करेंगे घेराव। रोहतक में विरोध प्रदर्शन कर दी चेतावनी। 3 महीने का वेतन काटने से रोष, सीएमओ का वेतन कटौती को दी शिकायत। बोली ऑनलाइन काम का बना रहे दबाव, वैट मशीन और थर्मामीटर अभी तक नहीं मिला। यमुनानगर में सिंगापुर भेजने के नाम पर 3,50,000 रुपए हड़पे, मलेशिया के युवक को फंसाया। युवक 10वीं पास करके जाना चाहता था विदेश। विदेश पहुंचने पर फोन उठाने किए बंद, लौटाने पर दिए चेक भी हुए बाउंस। पानीपत में 11 वर्षीय बच्ची से नाबालिग ने किया रेप। पड़ोसी के घर स्कूल की कॉपी लेने गई, 2 घंटे बनाया बंधक, कपड़े से बांधा मुंह। डरी हुई बच्ची ने कई दिन बाद खोला राज। शिकायत करने पर परिवार को दी धमकी। पुलिस ने कई धाराओं में केस किया दर्ज। हरियाणा में एक बार फिर मौसम ने तेवर बदले हैं। दरअसल तेज हवाओं के साथ अब बारिश होगी, ये चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है, जिसके चलते 17 जिलों में ऑरेंज और 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने किसानों को यह सलाह दी है कि वे अपनी फसल को सुरक्षित रखें ताकि उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान न हो। मौसम में लगातार परिवर्तन के चलते अब किसानों के साथ साथ लोगों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 17 जिलों में ऑरेंज तो 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बदलाव के चलते आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि बीते सोमवार को प्रदेश में करनाल में रात का तापमान सबसे कम रहा। अधिकतम तापमान भी 33 डिग्री के आसपास चल रहा है। मौसम विज्ञान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसमें 8 अप्रैल तक प्रदेश में भारी बारिश होने के आसार हैं। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। तेज बारिश और हवाएं चलने का अलर्ट जारी होने के साथ ही किसान भी परेशान है, जिसके चलते अब मौसम विभाग द्वारा किसानों को चेतावनी दी गई है ताकि वे अपनी फसल को सही और सुरक्षित रख सकें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान सीएम सैनी ने एक रोड शो किया और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सीएम सैनी का कहना था कि इस बार बंगाल की सरकार को पूरी तरह से उखाड़ फेंकेंगे। यह संकल्प भाजपा सरकार द्वारा लिया गया है। बंगाल की जनता आज विकास चाहती है, यह भी कहना था प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। बंगाल की जनता को अब बदलाव चाहिए क्योंकि ममता सरकार से वे लगातार दुखी हो चुके हैं और अब बंगाल के लोगों में उत्साह दिख रहा है। ममता बनर्जी इस बार सत्ता से बाहर होगी और बंगाल में मोदी सरकार बनेगी
तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह कहना था। आज वह पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने एक रोड शो किया और एक जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये सब बातें कही। उनका साफ कहना था कि प्रदेश की जनता ममता बनर्जी सरकार से पूरी तरह से दुखी हो चुकी है और इस बार बंगाल में मोदी सरकार बनेगी। बंगाल के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। लगातार 35 वर्ष तक कम्युनिस्ट ने जो बंगाल का शोषण किया है, बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने ममता दीदी को बनाया था। ममता दीदी ने कम्युनिस्ट से ज़्यादा अत्याचार बंगाल के लोगों के साथ किया है। आज बंगाल के लोगों ने मन बनाया है, क्योंकि यहाँ ना रोजगार है, ना किसान को उसकी फसल का ठीक मूल्य मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। जिस प्रकार का तांडव ये ममता दीदी ने, और बड़ी अपेक्षा के साथ बंगाल के लोगों ने इसको चुना था, परंतु जितना ममता दीदी ने घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम किया, हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक सभी को ठेस पहुंचाने का काम ये ममता सरकार ने किया है। भ्रष्टाचार में लिप्त ममता सरकार है और ममता सरकार जो अपने आप को तो ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैं तो अपने घर में एक सिंपल औरत हूँ, रहती हूँ, परंतु बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर इसकी सरकार के अंदर हो रहे हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि ये बंगाल के गरीब लोगों का पैसा है। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों का जिनका विकास किया गया है, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, वो नीतियाँ गरीब व्यक्ति के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला रही है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, एक भी इसको लागू नहीं किया है। चाहे आयुष्मान भारत है, चाहे जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है, इन्होंने एक भी योजना को लागू नहीं किया। और उसका परिणाम है, क्योंकि राजनीतिक दवेश से उसको लागू नहीं कर रही, बंगाल में और गरीबी बढ़ती जा रही है इनकी गलत नीतियों के कारण। बात करेंगे अब पंचकुला की। पंचकुला लघु सचिवालय में महिला आयोग की टीम सुनवाई के लिए पहुंची। इस दौरान आयोग की चेयरमैन रेणु भाटिया ने कई केसों की सुनवाई की, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से सीटीएम जागृति व एसीपी अजीत सिंह और एसीपी विक्रम नेहरा उनके साथ मौजूद दिखे। पंचकुला लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में सुनवाई के दौरान शुरुआत के 3 केसों में पीड़िता नहीं पहुंची थी, जिस पर चेयरमैन रेणु भाटिया ने कार्रवाई रोकते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि दोनों पक्ष वहां पर मौजूद रहे। अगर किसी वजह से कोई एक पक्ष सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अशोक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से जुड़े एक मामले को लेकर परिजन पहुंचे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के खिलाफ लोगों पर कई संगीन आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेणु भाटिया ने कहा कि इसकी एनआईए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। इस दौरान रेणु भाटिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारी पंचकुला की हियरिंग के दौरान एक मुख्य रूप से जो केस आया वो अशोका यूनिवर्सिटी का केस था, जिनको हमने दूसरी बार बुलाया है यहाँ पे। और अशोका यूनिवर्सिटी की एक XYZ शर्मा लड़की जो है वो मिसिंग है पिछले 2.5-3 साल से, जिसके पेरेंट्स ने हमें 8 महीने पहले कांटेक्ट किया और हमने उसकी खोजबीन अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जो है चैनल्स के माध्यम से की, परंतु हमें लड़की का पता तो लग गया, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं कि वो लड़की जिंदा है, मर गई, कहाँ पर उसको यूज किया जा रहा है, कहीं उसको कोई गलत रास्तों में तो नहीं भेज दिया, कहीं वो हमारे देश के लिए कोई ऐसी जगह पर तो नहीं भेज दी गई जो खतरा हो उसके लिए भी और हमारे लिए भी, देश के लिए भी। ये सारा सब करने के बाद 2 बार हमने यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को बुलाया। कई बार वकील भेजते हैं जिसको पूरी बात नहीं मालूम होती। 2 बार रजिस्ट्रार को हमने सम्मन किया, वो पहुंचा, लेकिन उससे आप लोग भी प्रश्न करिए, आप देखेंगे वो कहेगा मुझे कुछ नहीं पता। जिस रजिस्ट्रार को अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे का नहीं पता, वो कहाँ गायब है 2.5 साल से, वो क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स से बोल रहा है नहीं बोल रहा, और फीस लेते जा रहे हैं, ऑफिशियली अकाउंट से फीस जा रही है जिसकी पिछले 4 साल से।
रजिस्ट्रार का यूनिवर्सिटी का कहना है कि वो हमारे यहाँ पढ़ती नहीं, तो फिर 4th ईयर में फीस क्यों ली? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो सोचने के हैं। और अब पेरेंट्स ने हमसे डिमांड की है कि कृपया करके हमारी बच्ची को ढूंढा जाए और ये केस NIA को दिया जाए, क्योंकि इसमें विदेशी एजेंसियां उनको फंड कर रही हैं, NGOs को, जिनके उन्होंने नाम दिए हैं, या फिर CBI से हमारी बच्ची को ढूंढवा कर जांच की जाए। हम लोग तुरंत प्रभाव से उनकी डिमांड पूरी करेंगे और लिखेंगे, ताकि देश में और भी कोई बच्चे, और भी कोई यूनिवर्सिटियां, और भी किसी स्थान पर पेरेंट्स अगर हताहत हैं तो हम उनका सहयोग कर सकें। करनाल जिले की इंद्री विधानसभा क्षेत्र में पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस और एक बदमाश के बीच उनका आमना सामना हो गया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस टीम ने तुरंत उसे काबू कर इलाज के लिए इंद्री अस्पताल पहुंचाया, जहां उस बदमाश का उपचार जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंद्री में पश्चिमी यमुना नहर की पटरी पर जौनपुर की ओर से करनाल CIA 1 की टीम एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई, जिसमें बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने मौके पर ही उसे काबू कर लिया। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार घायल आरोपी की पहचान पानीपत जिले के गांव राणा माजरा निवासी 24 वर्षीय नकीम के रूप में हुई है। उसे तुरंत नागरिक अस्पताल इंद्री में भर्ती करवाया गया। घटना के बाद करनाल CIA 1 की टीम और जिले से उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए। इलाके में उसके बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस नजर फिलहाल बनाए हुए है। हमारी CIA 1 की टीम जो यांगो किसी का मामला हुआ था, उसमें लगातार प्रयासरत थी कि जो अन्य जो मुलजिम हैं बकाया उन्हें गिरफ्तार करें। और हमारी बहुत ही बहादुर टीम है CIA 1 की, उन्होंने आज उसका पीछा किया और 2 आदमी थे, उसमें एक मुकीम नाम का लड़का था, उसको वार्निंग किया गया रुकिए आप, वो रुका नहीं, उसने जवाबी अपने फायरिंग करी। हमारी टीम ने फायरिंग करी, वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल ले गए हैं। पहले फायरिंग करी है उसने, उसके बाद हमारी टीम ने जवाबी फायरिंग करी, उसमें वो घायल हुआ है, उसको अस्पताल ले गए। ये तफ्तीश का हिस्सा है, तफ्तीश करेंगे, बताएंगे उसके बाद। कोई मुलाजिम किस चीज़ पे था सर? ये मोटरसाइकिल पे। कोई मुलाजिम घायल है सर? मोटरसाइकिल मुलाजिम अभी जांच कर रहे हैं, हम बताएंगे आपको। और अभी पहुंचे हम, SP साहब अभी गए हैं और बात करके बताएंगे आपको सारी बात। करनाल में विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने जिला सचिवालय में बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारी जो तीसरी सरकार है वह पंचायत की सरकार है। जितने भी ग्रामीण विकास के कार्य होते हैं उससे संबंधित विभाग और उच्च अधिकारियों को लेकर उसमें चर्चा की जाती है। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर उसमें चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हम नीचे महिला चौपाल बना सके और ऊपर लाइब्रेरी बना सके, ताकि एक अच्छा वातावरण बने और बच्चे भी अपनी पढ़ाई पूरी तरह से कर सकें। आने वाले समय में हम क्लस्टर के रूप में एक खेल का मैदान भी तैयार करेंगे, जिससे गांव के पास जमीन उपलब्ध है वहीं पर खेल का मैदान बनाया जाएगा, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, नियमित हमारी बैठकें विकास कार्यों को लेके, अन्य विषयों को लेके वो होती रहती है। कभी वो अधिकारीगणों के साथ होती है, अलग अलग विभागों के साथ होती है, वो जिले में भी होती है, चंडीगढ़ भी होती है और वो सब डिवीजन लेवल पे भी होती है। इसी कड़ी में हम जनप्रतिनिधियों के साथ भी लगातार चर्चा करते हैं, क्योंकि जब हमारा पंचायती राज और जो तीसरी सरकार जो हमारी जो पंचायतों की है, जितने भी ग्रामीण विकास के काम हैं वो पंचायतों के माध्यम से होते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिसमें विभाग के साथ तालमेल, अधिकारी गणों का सहयोग, जनप्रतिनिधियों का सहयोग, उन सभी विषयों को लेकर आज मैंने घरोंडा विधानसभा के सभी सरपंच साथियों के साथ बैठक की है। और उसमें अन्य सभी विषयों के साथ साथ विशेष रूप से कुछ विषय हमने आज चर्चा की है, जिसमें कि बरसात का मौसम क्योंकि आने वाला है, फसल कटाई का अभी समय चला हुआ है और बरसात से पहले का जो ये समय होता है, ये सभी तालाबों की सफाई का ये समय होता है, ताकि इसमें पानी निकाल के और उसकी डीस्लशिंग जो है, उसकी गाद निकालना, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना, वो सारा काम अभी होता है। तो वो मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ और प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ चर्चा की है। उसके साथ साथ गांव की स्वच्छता की ओर हम ज़्यादा ध्यान दें। जो सड़कों पे भी कई बार गंद पड़ा रहता है, कूड़ियाँ पड़ी रहती हैं, तो उसका भी कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम 5-5, 7-7, 10-10 गाँव के लिए क्लस्टर बना के कोई ऐसी जगह, कोई डंपिंग पॉइंट ऐसे बनाएं ताकि सभी अपने वहाँ की जो ये गंद है उसको कहीं डंप कर सकें। और उसके लिए हम सभी, मैंने पंचायतों को ये कहा है
कि छोटा ट्रैक्टर ट्रॉली या ई व्हीकल इस प्रकार का, उसकी योजना भी हम बनाएंगे, ताकि जिन गाँव के पास इस तरह की सुविधाएं संसाधन नहीं है, हम उनको वो भी आने वाले समय में प्रोवाइड करेंगे। तब तक वो गांव की स्वच्छता के ऊपर भी ध्यान दें। और एक विषय मैंने सभी सरपंच साथियों के साथ रखा है कि वो गांव के अंदर इस प्रकार की जमीन चिन्हित करें जहां पर हम महिला चौपाल बना सके, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें जो हैं वो अपनी बैठकें भी कर सकें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो समाज के अंदर एक आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण और एक आर्थिक रूप से परिवार मजबूत होते हैं, उस विषय को हमें आगे बढ़ाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को बहुत आगे गंभीरता से बढ़ा रहे हैं। तो उस विषय पर मैंने जो चर्चा की है कि ऐसा स्थान वो चिन्हित करें जिसमें नीचे हम महिला चौपाल बना सकें और ऊपर लाइब्रेरी बना सकें, ताकि महिलाएं भी अपना काम करें और एक अच्छे वातावरण में बच्चे भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इस प्रकार का कार्य जो है संबंधित सभी सरपंच साथी और सभी अधिकारीगण मिलकर इसके ऊपर मैपिंग करने का काम करेंगे, जमीन चिन्हित करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ हमारे युवाओं को खेलने का एक सही जो है वो मौका मिले। तो उस नाते से भी मैंने सभी पंचायतों से ये अपील की है कि जहाँ जहाँ जिस पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है वो वहाँ पर एक विभाग उसकी मैपिंग करेगा, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अगले 1-2 वर्ष के अंदर हम क्लस्टर के रूप में खेल मैदान जो है वो विकसित करें, ताकि जिस गांव के पास जमीन उपलब्ध है वहाँ पर जब हम खेल का मैदान बनाएंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ के जो 4-5 गांव हैं वो सब उसका उपयोग कर सकेंगे और एक क्लस्टर का वो प्लेग्राउंड या स्टेडियम होगा। तो ऐसे कुछ विषयों के ऊपर बड़ी विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। आने वाले समय में सरपंच साथी भी इसकी प्लानिंग करेंगे और विभाग और अधिकारीगण भी इसके ऊपर काम करेंगे। पानीपत जिले में 11 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके पड़ोसी नहीं 17 वर्षीय नाबालिग लड़के ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने न केवल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया बल्कि उसे करीब 2 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा, जिसके बाद शोर मचाने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने इस मामले में पॉस्को एक्ट और बीएनएस का संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत और मामले के तथ्यों के अनुसार 11 साल की बच्ची स्कूल का होमवर्क पूरा करने के लिए अपने पड़ोसी के घर स्कूल की कॉपी लेने गई थी, जिसके बाद बच्ची को उसके साथ गलत होने का थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा के किसानों की। प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए लागू किए गए नए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नियम को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडियों में किसानों ने इस व्यवस्था का स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। किसानों का कहना है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ फर्जीवाड़े पर भी रोक लगाएगी। वहीं बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी इंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बायोमेट्रिक एक डिजिटल सत्यापन प्रणाली है। इसमें किसान के आधार कार्ड नंबर के आधार पर मशीन के जरिए उंगलियों के निशान या फेस स्कैन कर पहचान की पुष्टि की जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि फसल वही किसान बेच रहा है जिसने उसे उगाया है, ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। किसी किसान का अगर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो पाता अंगूठा या उंगलियों के जरिए, तो उसकी जगह आंखों का रेटिना भी इसमें हम कर सकते हैं, और इसकी सुविधा भी हमारे यहाँ पे गेटों पे मौजूद है। और यही है कि भाई अपनो बायोमेट्रिक जो भी है कराइए कि भाई अपनो लाओ कराओ और अपनो पैसा खाते में डायरेक्ट। बायोमेट्रिक के फायदे भी है यही है कि अपनो हमारा जो फसल है उसमें ही जा रही है, हमारी काई किसी और की नहीं आ रही। हमारी जो फसल है हमारी ही जा रही है सीधी, मतलब सरकार के खाते में। कल भी शाम को भी लेके आए, अब भी लेके आए। पहले तो लाइन लंबी लगी रहे मेरी, अब तो भैया आए, हमने अंगूठा लगाया, हमारा वो करोवा ने ट्रैक्टर का नंबर पूछा, लगा के हमने खलाए कर गेट दिए। ये नियम इसलिए ठीक है कि जो जैसा हम ऑनलाइन फसल करवाते हैं तो उसकी यहाँ जांच पड़ताल अपने करके ना गेट पास कटवाया और बायोमेट्रिक करवाई और अपना सीधा डाल दो। हमारे से बायोमेट्रिक हाजिर लगाई गई है और गेहूं के उसमें पूछा है कितना गेहूं के। फायदा यही है जी हमें गवर्नमेंट को जा रहा है हमारा गेहूं जो है और सीधा हमारे खाते में आ रहा है, पैसा हमारे खाते में आ रहा है। इस नियम को बिल्कुल सही मानते हैं? सही मानते हैं। पहले तो लाइन लग जाती थी लंबी लंबी, नंबर नहीं आता था, अब जो आराम से नंबर आ रहा है। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मुरथल में
8वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में विशेष रूप से मौजूद रहे। समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के 750 छात्र छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों की डिग्रियां प्रदान की गई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित किया और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। इसके अलावा युवाओं के बीच बढ़ते नशे के खतरे पर गहरी चिंता भी उन्होंने व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से अपील की कि वह समाज में नशा मुक्त भारत के राजदूत बने। उन्होंने कहा कि युवाओं को मादक पदार्थों का त्याग कर स्वास्थ्य और सकारात्मक मार्ग अपनाना चाहिए। इस दीक्षांत समारोह में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में आज यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए और एक 4 चांद लगाने वाला ये बना है। साथियों, यही नहीं, हमारे माननीय राज्यपाल एवं इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी इस समारोह की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं साथियों, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय का आज इस दीक्षांत समारोह में आप यहाँ पधारे हैं। हमारे युवाओं का आज आपके आने से जो हौसला बढ़ा है, इसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। युवा साथियों, आज आप इस दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्रियां और पदक प्राप्त आज कर रहे हैं। यह आपकी वर्षों की तपस्या, अनुशासन और कठिन परिश्रम का ये फल है। मैं इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई देता हूं। साथ ही आपके शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उसके साथ ही आपके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने आपकी इस यात्रा में कदम से कदम मिला करके आपका साथ दिया है। युवा साथियों, आपको गर्व होगा कि आप जिस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वह महान समाज सुधारक, किसानों के मसीहा, रहबरे आजम दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी के नाम से ये स्थापित है। युवा साथियों, उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया था कि शिक्षा ही वह एकमात्र स्तर है जिससे गरीबी, अज्ञानता की बेड़ियां को तोड़ा जा सकता है। ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने कहा था। साथियों, 2006 में स्थापित यह संस्थान आज उनके आदर्शों को तकनीक और विज्ञान के साथ जोड़कर राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका ये संस्थान निभा रहा है। हमने ऐसे ही संस्थानों की क्षमता के बलबूते नई शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने का संकल्प हरियाणा ने लिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उसको पूर्ण रूप नीचे धरातल पर उतारने का काम हम मिलकर के कर रहे हैं। आज मुझे यह बात कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा प्रदेश ने शिक्षा, खेल, संस्कृति, शोध और औद्योगिकी क्षेत्रों में प्रगति से अग्रणी भूमिका के राज्य के रूप में भारत में हरियाणा ने एक अलग पहचान बनाई है। युवा साथियों, मुझे ये खुशी हम चाहते हैं कि हरियाणा का प्रत्येक युवा सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में वो सक्षम बने। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने जीटीसी न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।